नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें जो है आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें जो है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज से हम पैट के सिलेबस की पहली वीडियो है, तो इसी क्रम में अब लगातार चलेंगी। यूपी ट्रिपल एससी की पिछली सभी परीक्षाओं में ये पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए हम देखेंगे आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो देखेंगे सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? ए बनवाली, बी चनहूदड़ो, सी सुतकंगडोर, डी सुरकोटदा। तो ये जो है घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें सुरकोटदा गुजरात से मिले थे। सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। देखिए जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातत्विक स्थल है। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले थे तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली थी। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं आप लोगों से। तो आप लोग जो है ना ध्यान से, जैसे बनवाली हमारा कहाँ पर है? हरियाणा में, ये पूछे जाते हैं। लोथल गुजरात में आता है, बंदरगाह जो कि प्राचीन बंदरगाह था लोथल गुजरात का। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है हमारे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी? तो ये जो है दयाराम साहनी आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में उन्होंने जो की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है देखिए दयाराम साहनी। दूसरा क्वेश्चन हमारा वैदिक काल टॉपिक है दूसरा इसी में। आइए नीचे देखें इसी क्रम में, निम्न में से कौन सा वेद उपवेद नहीं है? ए धनुर्वेद, बी शस्त्र शास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योग वेद। तो योग वेद जो है वो हमारा कोई सा भी उपवेद नहीं है। बाकी जो है धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, ये सभी जो है उपवेद हैं। उपवेद जो है मुख्यतः चार होते हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से गंधर्व वेद, नृत्य संगीत से शिल्प वेद, भवन निर्माण से शस्त्रास्त्र वेद, युद्ध की शैलियों से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार जो है योग वेद हमारा कोई भी उपवेद नहीं है। आगे देखेंगे, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पंचगव्य में जो है तुलसी जो है ये सम्मिलित नहीं की जाती। बाकी गाय का गोबर, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, पानी सामूहिक रूप से जो है पंचगव्य कहलाते हैं। लेकिन जो तुलसी जो है एक औषधि प्राप्त है, ये जो है पंचगव्य का ऐसा नहीं है। महाजनी प्रथा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा रामायण, ए, बी महाभारत, सी शतपथ ब्राह्मण, डी उपनिषद। तो महाजनी प्रथा जो हमारी शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है। महाजनी प्रथा का शतपथ ब्राह्मण सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुछ ही दिन कहा गया था। कुछ ही दिन जो है वो शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया था। ये हमारे प्राचीन जो चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो है सामवेद, इनके ये जो है उपवेद कहलाते हैं। ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद का हमारा ऐतरेय और कौशितकी, ऋग्वेद का हमारा ऐतरेय कौशितकी। इसी प्रकार यजुर्वेद का है शतपथ और तैतरी। यजुर्वेद का जो है शतपथ और तैतरी है। ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं।
तो ये जो है ब्राह्मण मूल पाठ यजुर्वेद के होते हैं, शतपथ और तैतरी ब्राह्मण मूल पाठ हैं एवं इनके रचयिता वाजस्नेय याज्ञवल्क्य को माना जाता है। यजुर्वेद के रचयिता जो है वाजस्नेय याज्ञवल्क्य को माना जाता है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण जो हमारे हैं ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद एक ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको ऊपर, ऐत्रेय कौशिकी होते हैं। यजुर्वेद के शतपथ तैतरी, सामवेद का पंचविश होता है व अथर्ववेद का गौपथ होता है। सामवेद का पंचविश होता है, अथर्ववेद का गौपथ। ये आप लोग जो है चारों के याद करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैतरी, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गौपथ, ये जो है ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं। और वेदों का गद्य प्रकरण जो है ब्राह्मणी कहलाता है हमारा। आगे देखेंगे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो हमारा है प्राचीनतम वेद होता है। इसमें जो है ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके श्लोकों में भजन की संख्या 1028 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है तथा इसमें 10 मंडल हैं। तथा 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है हमारा पूर्णतः सोम को समर्पित है। और तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र जो हमारा मिलता है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और तीसरा मंडल जो है इसमें जो है गायत्री मंत्र की रचना जो मिलती है तीसरे मंडल में, गायत्री मंत्र, इसकी जो है रचना विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ये जो हमारा तीसरा मंडल मिलता है और 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसमें टोटल मंडल जो है 10 हैं, याद रखेंगे आप लोग से। आगे बढ़िए। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी जो है वो भरत की पत्नी थी। मांडवी भरत की, सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? नदी पर जो है बोध गया स्थित है। बोध गया जो है बिहार में हमारा निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा जो है वर्ष 2002 में को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, इसे कुशीनारा भी कहते हैं, 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बोध गया उरुग्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्रम सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा भी दी गई है। आप लोग याद रखेंगे इसे। नागार्जुन, अगर नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नागार्जुन जो है हमारे एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। ये जो है कुषाण शासक जो था हमारा कनिष्क था, उसके समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, सापेक्षवाद का सिद्धांत, वे माध्यमिक दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। शून्यवाद का जो है, सापेक्षवाद का सिद्धांत जो है नागार्जुन ने दिया था। पूछा जाता है आप लोगों से प्रश्न में, पेपर में जो है कभी कभी, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद, तो ये जो है हमारे नागार्जुन ही थे, शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन, याद रखेंगे, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक भी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो जो है वाराणसी। वाराणसी जो है हमारा हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी लगभग 5000 वर्ष पुराना शहर है। यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। काशी की राजधानी जो है बुद्ध काल में वाराणसी ही थी। अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म, इसमें देखेंगे पहले जैन तीर्थंकर जो है हमारे ऋषभदेव, ये जो है ऋषभदेव हमारे पहले थे। तथा 24 में जो है महावीर स्वामी जो हमारे 24 में थे, महावीर स्वामी 24 में। 23 में हमारे जो है पार्श्वनाथ थे, दूसरे जो है अजीतनाथ थे, ये सभी याद रखेंगे। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन में प्रवर्तन किया था।
आगे देखेंगे, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय केवल, इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये जो है प्रश्न आपसे जो है अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है इसका मतलब। इसका अर्थ मोक्ष होता है। कैवल्य का मतलब जो मोक्ष होता है, मोक्ष का समय इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने स्थापित किया जा सकता है। बिना मोक्ष संभव नहीं है, जो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना जो है बिना मोक्ष के संभव नहीं है। आगे देखेंगे, मौर्य काल। पहला क्वेश्चन है इसमें, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की भाषा किस भाषा में लिखी गई है? ये जो हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विशाख दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। एक नाटक था ये जो है विशाख दत्त द्वारा रचित, जिसकी रचना जो है 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतन हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त को बिरसल तथा कुलहीन कहा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर, बिरसल तथा कुलहीन किसे कहा गया है? तो ये जो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल तथा कुलहीन, बिरसल तथा कुलहीन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। कुलहीन चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है मुद्रा राक्षस में हमारा इसका वर्णन मिलता है देखने को, याद रखेंगे आप लोग। विशाख दत्त द्वारा 2 अन्य नाटक भी लिखे हैं, देवी चंद्रगुप्तम और अवसार वचनतम यानी कि अवसार वादनतम अप्राप्त। आगे देखेंगे, कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? एक कश्मीर, तो कामरूप, कामरूप जो है अधीन नहीं था। कामरूप पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्त हर्षण द्वारा रचित मिलता है। तो हर्षण इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किसके द्वारा रचित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये जो है समुद्रगुप्त द्वारा हमारा रचित है, इसका वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, अशोक के कौन से शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो जो है इसमें होगा सावाजगढ़ी, इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का उल्लेख नहीं किया गया है। अशोक के 14 बृहद शिलालेखों विभिन्न राजाज्ञा शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसरोवर अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत व खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी अरामैक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में स्थित है। 1836 ईस्वी में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। इसमें 12वें के अतिरिक्त अन्य सभी लेख हैं। इस समूह के 12वें लेख का पता 1889 में सर हैरोल्ड डीन ने लगाया था, जो मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पृथक शिलालेख पर खुदा हुआ है। आगे देखेंगे, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ये जो हमारा 13वां शिलालेख, ये सबसे बड़ा है। इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में भी हमें जो है चर्चा मिलती है। कलिंग युद्ध, कलिंग विजय के बारे में जो है वर्णन इसी में 13वें शिलालेख में, तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण भी बताया गया है। यह युद्ध 262 से 261 पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जो है 262 तथा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो तोसाली, तोसाली जो है हमारी पूर्वी प्रांत, अशोक के आक्रमण के दौरान पूर्वी प्रांत यानी कलिंग की राजधानी जो है तोसाली थी, जो कि उड़ीसा में इस समय तोसाली। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का प्रतिमान जो है स्तंभ, स्तंभ हमारे जो हैं ये मौर्य कला के सर्वोत्तम प्रतिमान हैं। इनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष आता है। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है हमारा वो एकात्मक स्तंभ का विशेष जो है उदाहरण है। आगे देखेंगे, मौर्योत्तर काल। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है मध्य एशिया के हमारे निवासी थे। कुषाण जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये घुमंतु लोगों के वंशज थे जिन्हें यूची भी कहा जाता था कुषाणों को। 2री सदी 200 मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम में आबसे थे। कुषाणों का प्रथम नेता
कुजल कडफसिस था। कुषाणों का पहला नेता जो हमारा कुजल कडफसिस था, इसने 50 ईस्वी के लगभग उत्तरी शकों को परास्त किया, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक अपनी सीमा का विस्तार किया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क 72 ईस्वी में था। कनिष्क जो है हमारा वो कुषाण वंश का ही था। कनिष्क हमारा जो है कुषाण वंश का ही प्रसिद्ध शासक था, जो कि 72 ईस्वी में आता है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? ये जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये प्रश्न जो है आप लोग मान के चलिए, इसमें से प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप लोग जो है इन्हें अच्छे से पढ़ें। महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित भी थे। आगे देखेंगे, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। कन्नौज में हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये जो है थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन जो है कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये जो है थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूत वंश की स्थापना भी होती है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग जो है किसके शासनकाल में आता है? ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आता है। हर्ष के शासन में हेनसांग आता है। हाँ से हाँ याद रखेंगे आप लोग। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में आता है। ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। हर्ष हेनसांग। और फयान जो है वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आता है। आगे देखेंगे, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो हमारा तमिल साहित्य, ये जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य। संगम साहित्य कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी। इसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया जाता था। 3 संगमों का आयोजन किया गया था टोटल। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये जो हमारा हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है, जो कि भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी भी थी। इसकी जो स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, याद रखेंगे आप लोग, हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में की थी विजयनगर राज्य की स्थापना, जो कि हम्पी जो हमारा तुंगभद्रा नदी पर है और विजयनगर सामना। क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये जो हमारा राजेंद्र प्रथम, जो कि जो है इसने जो है चोल झील का निर्माण कराया था। गंगा घाटी अभियान के दौरान यहाँ चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। गंगा घाटी अभियान की सफलता पर उसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की थी राजेंद्र प्रथम। ये प्रश्न जो है अक्सर आता है राजेंद्र प्रथम तथा राजराज प्रथम से। तो राजेंद्र प्रथम ने ही जो है गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना भी की तथा 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण भी कराया था इसी ने, राजेंद्र प्रथम। आगे देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपकी जो है आज से जो है आपको 28 तारीख तक जो है लगातार टॉपिक वाइज आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो आप लोग जो है देखते रहें समय से। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन थे? तो जो मोहम्मद बिन कासिम, ये जो है 711 ईस्वी में इसने जो है पहली बार जो मुस्लिम थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ये जो अरब आक्रमणकारी भी था। इराक के हाकिम अल हाजाम ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर के पराजित करने से सफल हुआ तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो चचनामा जो है फारसी ग्रंथ था। इसमें जो है
अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी हमें मिलती है चचनामा से ही, फारसी ग्रंथ था ये जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये जो है जयचंद हमारा चंदावर के युद्ध 1193 में जो कि होता है चंदावर का युद्ध, 1193 में मारा गया जयचंद। मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था, इसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कन्नौज और इटावा के बीच युद्ध हुआ, इसमें जयचंद मारा गया था। जैसे चंदावली सल्तनत, गुलाम वंश, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो ये जो है एटा के पास कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, पटियाली, उसी में जो है इसका स्थान, जन्म स्थान माना गया अमीर खुसरो का। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक, तबला का जनक भी जो है अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उर्दू, खड़ी बोली का जनक जो है कव्वाली। इन्होंने किराना और साधन, मिफ्ताह उल फतेह, देवल रानी, खिज्र खां, नू सिपाहर, तुगलकनामा, खजाइल फतू आदि ग्रंथों की रचना की है। इन्हें तूती ए हिंद भी जो है किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को ही कहा जाता था। आगे देखेंगे, लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो जो है बलबन ने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के रायत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये जो बलबन के शासन के दो मुख्य सिद्धांत थे। आगे देखें, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य किस नदी किनारे बसा हुआ? तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था, तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है विजयनगर साम्राज्य। कृष्णा की सहायक नदी है जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर हरेर एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस समय इस साम्राज्य पर 4 राजवंश संगम, सालुब, तुलुब, अराबीड वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। इसका सबसे प्रसिद्ध राजा जो है कृष्णदेव राय था, जो कि है कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर के शिखर पर पहुंचा था। आगे देखेंगे, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह तुलुब जो थे, इन्होंने तुलुब राजवंश की स्थापना की थी 1505 ईस्वी में। वीर नरसिंह तुलुब ने 1505 ईस्वी में तुलुब की स्थापना की। 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय 1509 से 1524 तक सिंहासन पर थे। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य की शक्ति और चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना जो है कृष्णदेव राय ने ही की थी। अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ याद रखेंगे आप। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। आगे देखें, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं जो हैं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो विजयनगर साम्राज्य था हमारा, इसमें जो है महिलाएं जो हैं कुश्ती में भाग लेती थीं। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उन्हें राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होते थे। वे संगीत, नृत्य, ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। विजयनगर का जो है कुश्ती जो है हमारा लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। इस काल में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं तथा स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। स्त्रियां जो है विजयनगर राज्य में युद्ध क्षेत्र में भी जाया करती थी। आगे देखेंगे, मुगल वंश, हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कलानौर में जो है हुमायूं की दुर्घटना के पश्चात उनके बेटे को अकबर को जो है कलानौर का शासक बना दिया। हुमायूं की मृत्यु जो है दीनपना पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय 26 जनवरी 1556 को हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर के कलानौर राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। अकबर का जो है शासन जो है जब होता है 14 फरवरी 1556 में, तो उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष तथा 3 माह की थी। अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में रहते थे। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर
अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राजा अमरकोट के किले में हुआ था। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में होता है। बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था। हुमायूं जो अकबर के पिता थे 1540 में, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका, इसलिए जो अकबर अनपढ़ था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी था। इसने अकबर की जो है धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख, याद रखेंगे आप लोग, मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना भी की थी। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है मुंतखब उत तवारीख इसकी रचना की थी पुस्तक की। आगे देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया? तो ये जो है महाराणा प्रताप तथा जो है अकबर के बीच जो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था राजस्थान में, जो कि हल्दी घाटी 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह ने किया था तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न राणा हारे, मतलब इसका कोई निर्णायक युद्ध नहीं रहा ये जो है। तो इसके जो है अकबर में नेतृत्व जो है इसमें मान सिंह ने तथा आसफ खान ने किया था, याद रखेंगे आप लोग ये बात। आगे देखें, जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। ये देखिए आप लोग, ग्राम पंचायत गाइड 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी में पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप लोग जो है ना ध्यान से पढ़ें तथा एक दो बार वीडियो को अवश्य देखें। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक रहा था। अकबर के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठा था। जहांगीर जो है अकबर के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नूर मोहम्मद सलीम। सलीम जो है किसके बचपन का नाम था? तो ये जो है जहांगीर के बचपन का नाम जो है सलीम था। पूछा जा सकता है ये आपसे पेपर में, जहांगीर के बचपन का नाम जो है सलीम था। आगे देखेंगे, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिलने आया था? तो ये जो है अजमेर के किले में मिलने आया था। थॉमस रो जो था वो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी मुगल दरबार में आया था। आगे देखें, औरंगजेब। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो जो औरंगजेब था हमारा जो है, ये जो है व्यक्तिगत जीवन इसका आदर्श था। यह अपने विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था, सदा सादा भोजन और सादे वस्त्र पहनता था, शराब बिल्कुल नहीं पीता था। याद रखेंगे औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में सन 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों में मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठों में मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई थी। पुरंदर का युद्ध जो है हमारा कब होता? 1665 ईस्वी में पुरंदर का युद्ध, याद रखेंगे आप लोग, 1665। इसे जो है आगे देखें, मुगलकालीन संगीत चित्रकला एवं स्थापत्य कला। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये जो है हुमायूं के थे सहयोगी। मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुल सम्मद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव भी रखी थी। तो जो है मीर सैयद ने अब्दुल सम्मद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। ये जो हुमायूं के सहयोगी थे मीर सैयद। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराग मिर्जा घियात, ये जो है हुमायूं के मकबरे का प्रसिद्ध वास्तुकार था। ये इन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह चारबाग शैली में बना हुआ पहला मकबरा था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि वर्ष 1993 में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है हुमायूं के मकबरे को। इसके वास्तुकार जो है मिराग मिर्जा घियात थे, जो कि हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था।
आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा जो कि गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी, ना कि हुमायूं ने। बाकी सभी सही हैं। तो जो कि जहांगीर जहांगीर की है आत्मकथा, बाबरनामा बाबर की है, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी है, तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई आत्मकथा इनकी, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन की उपलब्धियों का विवरण है। तो जो कि जहांगीर जहांगीर द्वारा, बाबरनामा बाबर की। आगे देखेंगे, मुगल साम्राज्य का विघटन। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर और शाह आलम दोनों ने जो है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम, इसे अली गौहर भी कहा जाया गया था, शाह आलम को जो है अली गौहर भी कहते थे, इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मानेकपुर प्रांत की राजधानी का दर्जा दिया था। अतः उपयुक्त विकल्प बी तथा ए तथा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो जो है सादत खां, ये जो है अवध का प्रथम नवाब था। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1782 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया एवं नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया था। अवध का पहला नवाब था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट ने सादत खां के भतीजे दामाद सफदरजंग का नवाब नियुक्त कर दिया था। सफदरजंग को जो है नवाब भी नियुक्त कर दिया था इसी समय। आगे देखें, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली सम्राट जो है जहादार शाह, ये जो है पहला हमारा कठपुतली मुगल सम्राट था, और जो है रेडित कायर फरुख शेर को कहते थे। देखेंगे जैसा कि आप लोग बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फिकर खान नामक सामंत की सहायता से जहादार शाह 1712-13 ईस्वी तक सहायक बना था। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फिकर खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। जहादार शाह एक कमजोर एवं पतित शहजादा था। आगे अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? रंगून। तो रंगून में जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी, 7 नवंबर 1862। आगे देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल जो है पुलिस बल के मुखिया को मुगल काल में कहा जाता था। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी फौजदार कहलाता था। प्रशासनिक इकाई का जो फौजदार होता था, सूबे या प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी जो है सूबेदार होता था। पुलिस बल के मुखिया कोतवाल कहलाता था। आगे देखेंगे, पानीपत, ये जो है सही मिलान कीजिए आप लोग। पानीपत का युद्ध जो है हमारा 1526 ईस्वी में होता है। प्लासी 1757, हल्दी घाटी 1576, तालीकोटा 1565। पानीपत हरियाणा प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर व दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेनाओं में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद को जाता है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है रामानंद जी को जाता है। ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद जो है रामानुजाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया था। किस गुरु ने आदि ग्रंथ की संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु आदि ग्रंथ संकलित किया है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जो कि गुरु अर्जुन देव जो है हमारे सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव भी रखवाई थी। कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहिब में स्वर्ण जड़वाने के कारण अंग्रेजों द्वारा से स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया। इसका विद्रोह खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजगुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। अमीर खुसरो ने मृत्युदंड दे दिया था क्योंकि उसने जो है खुसरो के पुत्र खुसरो का समर्थन किया था, इसलिए। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। अगला टॉपिक होगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि अब जो है
पैट की दृष्टि से ये जो है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप लोग जो है 1-2 बार देखेंगे तो आपको जो है सभी याद हो जाएंगे। तो अब जो है रोज़ आप लोगों को ये जो है प्रश्नों की कुछ संख्या आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग जो है देखते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।